everyone. Hope you all are fit and fine and enjoying your new mode of learning. Okay, we will start our new chapter, and our new chapter is chapter 1 of computer subject, evolution of computer. इवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर का मतलब होता है कंप्यूटर में विकास या कंप्यूटर का विकास। कंप्यूटर में किस तरह से विकास हुआ, किस तरह से उस कंप्यूटर का डेवलपमेंट हुआ, और हम लोग जो कंप्यूटर यूज कर रहे हैं वो किस तरह से उसका डेवलपमेंट हुआ है। Okay, so we will start our chapter. All of you please concentrate on your books. Evolution of computer. Computer have become an important part in nearly all walks of our lives. With the course of time, computer have undergone various changes in their shape, size, appearance, speed, okay, and technology. A computer can be defined as a device which is capable of performing calculations in a speedy and accurate way. Let us read about the advent and history of calculating device. ओके, कंप्यूटर एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट हो गया है हम लोग की डे टू डे लाइफ में, आजकल की जिंदगी में। ओके, एंड विद द कोर्स ऑफ टाइम कंप्यूटर हैव अंडरगोन वेरियस चेंजेस, और जिस तरह से टाइम का बदलाव हुआ, टाइम बढ़ा, टाइम बदला, उस तरह से कंप्यूटर किस तरह से उसकी शेप्स चेंज हुए, उसके साइज चेंज हुआ, उसका अपीयरेंस चेंज हुआ। ओके, और इतना स्पीड टेक्नोलॉजी आ गया, ऐसा डिवाइस बन गया, ओके, जो हम लोग आज देख रहे हैं। ठीक है, और फर्स्टली कंप्यूटर एक स्पीडी और क्या एक्यूरेट वे में उसको बनाया गया। ओके, सो हम कैसे हिस्ट्री, कंप्यूटर की हिस्ट्री क्या है ये हम लोग अभी देखेंगे। ओके, सो द फर्स्ट इज अर्ली कैलकुलेटिंग डिवाइस। In the ancient times, people used to objects such as fingers, pebbles, small pieces of bones for calculation. सबसे फर्स्टली बिल्कुल एंशिएंट टाइम्स में, बिल्कुल पुराने जमाने में, बिल्कुल जंगलियों के ज़माने में, उस टाइम पे किस तरह से कैलकुलेशन किया जाता था। उस टाइम पे यूज़ किए जाते थे उंगलियों की और पेबल्स की, पत्थरों का, एंड देन छोटे छोटे पत्थरों का, और फिर स्मॉल पीसेस ऑफ बोन्स, छोटे छोटे हड्डियों के छोटे छोटे पीसेस का कैलकुलेशन के लिए यूज़ किया जाता था। ठीक है, एंड देन लेटर ऑन अ डिवाइस कॉल्ड एबेकस, okay, was invented by a Chinese which was useful in counting large numbers. Okay, उसके बाद ये सबसे कैलकुलेशन होने के बाद किसका इन्वेंशन हुआ? एबेकस का। एबेकस आप लोग को सबको पता है व्हाट इज एबेकस। एबेकस इज अ कैलकुलेटिंग डिवाइस। ओके, सो वो एबेकस का इन्वेंशन हुआ किसके द्वारा? एक चाइनीज थे, ठीक है, चाइनीज कोई पर्सन थे, उसके द्वारा एक डिवाइस का इन्वेंशन हुआ जिसको एबेकस कहा जाता है। और इसको क्यों यूज किया गया था? लार्ज नंबर ऑफ कैलकुलेशंस के लिए। ठीक है, लार्ज नंबर को काउंट करने के लिए इसका एबेकस का इन्वेंट किया गया था। एंड एबेकस वाज मेड अप ऑफ वुडन फ्रेम विथ रॉड्स इनसाइड। ठीक है, एबेकस एक ऐसा चीज होता है, एक वुडन फ्रेम होता है जिसके अंदर रॉड्स लगे हुए होते हैं। ठीक है, एंड एबेकस वाज मेड अप ऑफ वुडन फ्रेम एंड विथ रॉड इनसाइड। Each rod has defined number of beads on it. और हर एक रॉड के अंदर, ओके, हर रॉड के अंदर बीड्स होते हैं, मोतियां होती है। ठीक है, मोती, बीड्स का मतलब मोती होता है। तो जो वो वुडन फ्रेम होता है उसके अंदर बीड्स होते हैं, रॉड्स होते हैं, और उसके अंदर बीड्स होते हैं। ओके, आई विल शो यू 1 मिनट। सो एक वुडन फ्रेम होता है जिसके अंदर रॉड्स लगे हुए होते हैं। ओके, एंड रॉड्स के अंदर छोटी छोटी बीड्स होते हैं, मोतियां होती हैं। ओके, ये होता है एबेकस। दिस इज एबेकस। ओके, so thus an abacus was the first calculating device. इसीलिए abacus क्या है? First calculating device है which was popularly used by the merchants and traders in order to count the number of items bought or sold. और इसीलिए इनका यूज कौन करते थे? मर्चेंट्स करते थे, और साहूकार लोग करते थे, और कौन? ट्रेडर्स लोग करते थे। क्यों? क्योंकि कितने सारे सामान लिए गए, बेचे गए, खरीदे गए, सबका उनको हिसाब रखना होता था। देन वो एबेकस का यूज करके वो सब सामान काउंट करते थे। ओके, सो एंड एबेकस वाज आल्सो यूज्ड टू परफॉर्म सिंपल कैलकुलेशंस। और एबेकस का यूज सिंपल कैलकुलेशंस के लिए भी किया जाता था, बहुत सिंपल कैलकुलेशंस सच एज एडिशन, जोड़ने के लिए, सब्सट्रैक्शन, डिवीजन एंड मल्टीप्लिकेशन, घटाने के लिए, मल्टीप्लाई के लिए, एंड डिवाइड के लिए। ओके, विद कोर्स ऑफ टाइम डिफरेंट मशीन्स वर इन्वेंटेड टू परफॉर्म कैलकुलेशंस। ओके, उसके बाद बहुत सारी और ऐसी मशीन इन्वेंट हुई जिसका काम क्या था? कैलकुलेशन करना था। Okay, so the next one is Nipper's bone. Nipper's bone. Okay, in 1917, John Nipper invented the Nipper bones. Nipper's bones जो है वो एक डिवाइस था जिसको किसने बनाया था? जॉन नाइपर ने बनाया था। कब बनाया था?
Okay, this device was made out of rectangular rods made out of bones, metals, wood or ivory. Okay, ये जो कैलकुलेटर बना था नाइपर बोन्स, ये किस चीज से बना हुआ था? मेटल्स से बनता था, बोन्स से बनता था, हड्डियों से बनता था, एंड देन वुड से बनता था, लकड़ी से बनता था, एंड देन आइवरी. व्हाट इज आइवरी? डू यू ऑल नो व्हाट इज आइवरी? आइवरी क्या होता है, आप लोगों को पता है? ओके, सो आइवरी का मतलब होता है हाथी के दांत. पहले हाथी के दांत की बहुत सारी खरीद बिक्री होती थी, ट्रेड होता था. सो आइवरी हाथी का दांत होता है, और नाइपर बोन्स आइवरी से भी पहले बनाया जाता था. ओके, सो every single rod has a number written upon it. और जो भी वो रहता था नाइपर बोन्स एक, वो उसके अंदर रॉड्स रहते थे और सारे रॉड्स में नंबर्स लिखे हुए रहते थे. ओके, सो द डिवाइस वाज मेनली यूज्ड फॉर मल्टीप्लिकेशन ओनली. और ये जो डिवाइस था ये क्यों यूज होता था? मेनली वो मल्टीप्लाई करने के लिए यूज होता था. ओके, फॉर मेनली वो मल्टीप्लिकेशन के लिए यूज होता था. कौन? नाइपर्स बोन. ओके, so for the next one is Pascaline calculator. Basil Pascal developed the Pascaline calculator in 1642. Okay, so Pascaline calculator एक कैलकुलेटर था जो कि किसने डेवलप किया? बेसिल पास्कल ने. ब्लेस पास्कल ने इसका जो कैलकुलेटर इसको इन्वेंट किया था या फिर डेवलप किया था कब? 1642 में. कब किया था उन्होंने? 1642 में. रिमेंबर दिस. ओके, 1642 में किया था. एंड what is this? It appeared like a rectangular box with numbers written on rotating wheels. Okay, so यहाँ पे आप लोग पिक्चर में भी देख सकते हो कि एक ये वुडन बॉक्स होता था, वुड लकड़ी का बना हुआ बॉक्स होता था, और वो जो बॉक्स रहते थे उसमें छोटे छोटे व्हील्स लगे हुए रहते थे और उनमें नंबर्स रहते थे. ओके, Pascaline calculator was extremely useful for accounting purpose. और Pascaline calculator किस चीज के लिए यूज होता था? अकाउंटिंग पर्पस के लिए. जो अकाउंट होता था ना पहले, वो अकाउंट के लिए यूज किया जाता था. ओके, the first version of Pascaline was capable of handling only one digit number. और जो सबसे फर्स्टली जो Pascaline कैलकुलेटर बना था, पहले वो सिर्फ छोटा मोटा ही कैलकुलेटर या अकाउंटिंग कर सकता था, जैसे सिर्फ 1 डिजिट का. लेकिन बाद में उसको डेवलप किया गया. However, 6 डिजिट नंबर और 8 डिजिट नंबर का भी वर्जन लाया गया जो वो 6 डिजिट नंबर को भी कर सकता था कैलकुलेट, देन 8 डिजिट नंबर वाला भी लाया गया. ओके, सो द नेक्स्ट इज डिफरेंस इंजन. डिफरेंस इंजन in 1822 Charles Babbage designed the first automatic calculator, the difference engine. Okay, so the next one is the difference engine. Difference engine एक और कैलकुलेटर बना जो कब बना? 1892 में. कब बना? 1892 में. और किसने बनाया? चार्ल्स बैबेज, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन इन कंप्यूटर इंडस्ट्री. ओके, कंप्यूटर इंडस्ट्री जो कंप्यूटर का इवोल्यूशन हुआ, इसमें सबसे मेन पार्ट कौन है? चार्ल्स बैबेज. ओके, सो इन्होंने बनाया. और ये क्या था? द फर्स्ट ऑटोमेटिक कैलकुलेटर. और सबसे मेन यहाँ कौन सा वर्ड आ रहा है? ऑटोमेटिक कैलकुलेटर. इससे पहले आप लोग पढ़े कि ऑटोमेटिक कुछ सवाल हुआ नहीं. फर्स्टली बनाया गया ऑटोमेटिक कैलकुलेटर. ओके, so which is firstly automatic calculator? Difference engine. Difference engine, its purpose was to perform mathematical operations automatically. Okay, और इसका क्या काम था? जो भी मैथमेटिकल ऑपरेशंस थे, मैथमेटिकल सम्स थे, कैलकुलेशंस थे, उनको वो ऑटोमेटिक करता था. ठीक है, सो यहाँ पे डिफरेंस इंजन का एक पिक्चर बना हुआ है आपकी बुक में, यू कैन सी दैट. Okay, the next one is analytical engine. Charles Babbage designed another machine which was breakthrough in this field. Okay, so Charles Babbage एक और नया मशीन बनाया. ठीक है, इससे पहले तो वो एनालिटिकल इंजन बनाया, उसके बाद उन्होंने फिर एक और मशीन बनाया. कौन सा? दिस एनालिटिकल इंजन. और ये बनाया, ये जो था वो ब्रेक थ्रू था. जितना भी मशीन्स बना, कैलकुलेटर्स बना, सबका रिकॉर्ड तोड़ दिया. कौन? ये एनालिटिकल इंजन. ठीक है, और इन्होंने किसने बनाया? चार्ल्स बैबेज ने इन 1837. कब बनाया है? इन 1837 में. ओके, he designed the analytical engine. This machine was capable of computing even the complex mathematical calculations including multiplication and division. Okay, so इन्होंने बनाया, वो क्या करता था? बहुत कॉम्प्लेक्स, बहुत जटिल, बहुत हार्ड, जितना भी कैलकुलेशंस था वो कर सकता था. और कौन सा? लाइक मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन. ओके, analytical engine also represent the basic components of a simple computer. और सबसे बड़ी बात ये थी कि ये जो इंजन
इंजन बना ये डिवाइस, ये बहुत सारा इसका ऐसा पार्ट्स था जो कि एक नॉर्मल कंप्यूटर में अभी भी होता है, ठीक है। तो क्या क्या था, इनपुट करने का था, जो अभी भी हम लोग अपने कंप्यूटर या किसी भी पर्सनल कंप्यूटर्स में करते हैं, इनपुट एंड देन आउटपुट, स्टोर, मिल एंड कंट्रोल। ओके, सो यहाँ पे एक नीचे में फैक्ट बॉक्स दिया हुआ है, फैक्ट बॉक्स, आप लोग इसको देखिएगा, दिस फैक्ट बॉक्स। यहाँ पे लिखा हुआ है चार्ल्स बेबेज वाज नोन एज द फादर ऑफ कंप्यूटर बिकॉज ऑफ हिज कॉन्सेप्ट ऑफ एनालिटिकल इंजन। और यहाँ पे दिया हुआ है कि चार्ल्स बेबेज को फादर ऑफ कंप्यूटर के नाम से जाना जाता है। क्या, फादर ऑफ कंप्यूटर। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, दिस विल हेल्प यू इन एवरी फील्ड। ओके, सो एंड यहाँ पे दिया हुआ है चार्ल्स बेबेज इज नोन एज द फादर ऑफ कंप्यूटर, और इनको फादर ऑफ कंप्यूटर इसीलिए बोला जाता है क्योंकि ये जो कॉन्सेप्ट रखा गया एनालिटिकल इंजन का, इसी की वजह से, ये जो कॉन्सेप्ट रखा इसी की वजह से इन्हें फादर ऑफ कंप्यूटर का नाम दिया गया। ओके, सो the next is generations of computer। generations of computer में कितनी generations है हम लोग देखेंगे, क्या क्या generations है, क्या क्या कंप्यूटर की पीढ़ियां हैं। ओके, अब generation का मतलब समझते हो ना। so yes, the generation of computer, the first generation computer कौन सा, कितना, कब से कब तक चला। ओके, सो the generation of computer में फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर कब से कब तक चला, 1942 से लेकर 1955 तक। ओके, 1942 टू 1955 फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर बोला जाता है, ये कंप्यूटर का फर्स्ट जनरेशन बोला जाता है। दे यूज्ड वैक्यूम ट्यूब्स, और फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में क्या क्या यूज किया गया वो हम लोग देंगे। तो दे यूज वैक्यूम ट्यूब्स। ओके, वैक्यूम ट्यूब्स का यूज करते थे वो लोग, यहाँ पे आप लोग बगल में पिक्चर देख सकते हो वैक्यूम ट्यूब का। सो दिस इज वैक्यूम ट्यूब, और ये यूज होता था करंट को पास करने के लिए, वैक्यूम ट्यूब्स का यूज किया जाता था। दे वर वेरी एक्सपेंसिव, बहुत एक्सपेंसिव था। कौन, फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर। दे कंज्यूम्ड मोर पावर विद लिमिटेड परफॉर्मेंस, और वो बहुत सारा पावर कंज्यूम करता था, बहुत सारा पावर यूज करता था। पावर का मतलब इलेक्ट्रिसिटी, बहुत सारा इलेक्ट्रिसिटी वो कंज्यूम करता था, और बहुत लेस परफॉर्मेंस देता था, बहुत लिमिटेड परफॉर्मेंस देता था। लाइक बहुत सारा वो बिजली को ले रहा है बट परफॉर्मेंस जो है उसका बहुत लिमिटेड है, बहुत कम है। मैग्नेटिक टेप्स, मैग्नेटिक ड्रम्स का यूज फॉर स्टोरेज, और स्टोरेज के लिए मैग्नेटिक टेप्स का इस्तेमाल किया गया। देन दे वर वेरी हेवी एंड लार्ज इनसाइड, वो बहुत हेवी थे, बहुत भारी थे, क्या, फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर, और बहुत बड़े थे। देन दे जनरेटेड अ लॉट ऑफ हीट, और वो बहुत सारा हीट जनरेट कर देते थे, बहुत सारा गर्मी जनरेट कर देते थे, ठीक है, बहुत जल्दी वो गर्म हो जाता था। ओके, सो इसका एग्जांपल क्या क्या है, इनैप इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर, ये फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स हैं। ओके, देन द नेक्स्ट इज EDSAC, इलेक्ट्रॉनिक्स डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कैलकुलेटर। देन द थर्ड इज ADVAC, इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। UNIVAC, यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। एंड देन IBM 701, ये सब कौन थे, फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स थे। ओके, आप लोग यहाँ पे पिक्चर्स भी देख सकते हो कितने बड़े होते थे फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर। देन द नेक्स्ट सेकंड जनरेशन कंप्यूटर आई। सेकंड जनरेशन कंप्यूटर कब आई और कब से कब तक चला, 1956 से 1964 तक, या 1955 तक फर्स्ट जनरेशन था, देन 1956 को सेकंड जनरेशन स्टार्ट हुआ। ओके, सो इन्होंने क्या यूज किया, ट्रांजिस्टर्स वर यूज्ड इन द प्लेस ऑफ वैक्यूम ट्यूब्स, ठीक है। और सबसे फर्स्टली कि वो लोग जो वैक्यूम ट्यूब्स यूज करते थे, अब उसकी जगह पे क्या यूज होगा, ट्रांजिस्टर्स। आप लोग यहाँ पे देख सकते हो पिक्चर में, ट्रांजिस्टर का पिक्चर है यहाँ पे कॉर्नर में। और ये ट्रांजिस्टर जो लैब्स, कंप्यूटर लैब्स होते थे, पहले के लेबोरेटरी होते थे, वहां पे डिजाइन किया गया था। देन द सेकंड इज लेसर पावर कंजम्पशन एंड बेटर परफॉर्मेंस। ओके, यहाँ पे लेस पावर नहीं बोला गया, लेसर पावर और बेटर परफॉर्मेंस बोला गया। दैट मींस लेसर, उससे जो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर था उससे कुछ कम पावर कंज्यूम कर रहा था, उससे कुछ कम इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम कर रहा था, और बेटर परफॉर्मेंस दे रहा था, उससे कुछ अच्छा परफॉर्म कर रहा था। ऐसा नहीं है कि सबसे अच्छा कर रहा था, दिस इज नॉट बेस्ट, दिस इज बेटर। ओके, बेटर का मतलब फर्स्ट जनरेशन के कंपैरिजन में उसके साथ जब कंपेयर किया जाए तो उसमें वो अच्छा परफॉर्म कर रहा था और कम बिजली दे रहा था। देन द लोअर कॉस्ट देन फर्स्ट जनरेशन, यहाँ पे भी लोएस्ट नहीं बोला गया, लोअर बोला गया। फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर के कंपैरिजन में उससे कुछ कम पैसे में हो रहा था, ठीक है। They were smaller in size than the first generation computer, क्या था, फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर से साइज में कुछ छोटा था। ओके, देन they were faster than the first generation computers and also less expensive, और वो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर से कुछ कम एक्सपेंसिव था। ओके, कौन सा,
generation computer. Then the magnetic tapes and magnetic disk were used as secondary memory. ओके सर, सेकेंडरी मेमोरी का मतलब आप लोग जानते हो ना क्या होता है, कंप्यूटर पढ़ रहे हो। सेकेंडरी मेमोरी का मतलब होता है टेम्पररी मेमोरी। हम लोग जो अभी भी कंप्यूटर में यूज करते हैं सेकेंडरी मेमोरी या फिर टेम्पररी मेमोरी, वो जो बाद में डिलीट होता है। ओके सो मैग्नेटिक टेप्स और मैग्नेटिक जो डिस्क से जो थे वो अब कैसे यूज किए गए, सेकेंडरी मेमोरी के तौर पे यूज होने लगे। देन द हाई लेवल लैंग्वेजेस सच एज फोर्टेन, COBOL एटसेट्रा वर यूज्ड। और आप लोग को पता है कि कंप्यूटर का अपना एक लैंग्वेज होता है। ओके अभी तो वो लैंग्वेज चल रहा है, बट सबसे फर्स्टली कौन से कंप्यूटर में लैंग्वेजेस यूज होने लगे, फोर्टेन एंड COBOL। ओके सो compilers were developed to translate a high level program into corresponding assembly language program which was then translated into machine language. Okay कंपाइलर्स को डेवलप किया गया जो कि वो हाई लेवल लैंग्वेज था उसको ट्रांसलेट कर रहा था एक कंप्यूटर लैंग्वेज में, ठीक है। और इसका क्या क्या एग्जांपल था, ENIAC 1401, CDC, ओके 116, IBM 700, IBM 7030, डिजिटल डाटा करस्पॉन्डिंग्स, PDA 158, ओके Honeywell 400। ओके देन द नेक्स्ट इज थर्ड जनरेशन कंप्यूटर। थर्ड जनरेशन कंप्यूटर्स जो है कब से कब यूज हुआ, 1965 टू 1971। ओके 1965 टू 1971। 1964 में सेकंड जनरेशन कंप्यूटर खत्म हुआ एंड देन 1965 से थर्ड जनरेशन कंप्यूटर यूज होने लगा। और ये क्या क्या यूज किए, दे यूज इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस कॉल्ड इंटीग्रेटेड सर्किट्स इंस्टेड ऑफ ट्रांजिस्टर्स। ओके सो ट्रांजिस्टर्स क्या थे, वैक्यूम ट्यूब को हटाकर ट्रांजिस्टर लाया गया था एंड देन अब क्या किया गया है, ट्रांजिस्टर को हटाकर क्या लाया गया, आईसीज मतलब इंटीग्रेटेड सर्किट्स को लाया गया। किस चीज के लिए, वो इलेक्ट्रिसिटी को पास करने के लिए, पावर पासिंग के लिए। ओके they were smaller in size than the second generation computer and also less expensive. okay so यहाँ पे है कि जो लेस एक्सपेंसिव हुआ सेकंड जनरेशन कंप्यूटर से, और कम इनका एक्सपेंस हो गया, इनका कॉस्ट हो गया और वो थोड़ा सा छोटा हो गया, ठीक है, सेकंड जनरेशन कंप्यूटर के मुकाबले। देन द स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन एंड मीडियम स्केल इंटीग्रेशन टेक्नोलॉजी वर इम्प्लीमेंटेड in CPU interprocessing processors etc. okay so small integrated and medium integration टेक्नोलॉजीज को डेवलप किया गया कहां पे, सीपीयू में। ओके यहाँ पे न्यू वर्ड आने लगा है आप सीपीयू का थर्ड जनरेशन में। देन द स्मॉलर इन साइज एंड बेटर परफॉर्मेंस, और इसका साइज छोटा हो गया और परफॉर्मेंस बेटर हो गया। कंपैरेटिवली लेसर इन कॉस्ट देन द सेकंड जनरेशन कंप्यूटर्स, और इनका कॉस्ट भी है अब कम हो गया कंपैरेटिवली सेकंड जनरेशन कंप्यूटर एंड फास्टर प्रोसेसर आ गया, ठीक है। और फिर इन द बिगिनिंग मैग्नेटिक कोर मेमोरीज वर यूज्ड, लेटर दे वर रिप्लेस्ड बाय सेमीकंडक्टर मेमोरीज रैम एंड रोम। अब देखो थर्ड जनरेशन कंप्यूटर में क्या क्या न्यू आ रहा है, सीपीयू, रैम, रोम भी यहाँ पे आ गया। तो सबसे फर्स्टली पहले क्या क्या मैग्नेटिक कोर मेमोरीज को यूज किया गया, ठीक है। अब लेकिन मेमोरीज के लिए क्या यूज होने लगा, सेमीकंडक्टर मेमोरीज, जो कि रैम और रोम है। रैम और रोम आप लोग पढ़े हो ना। Okay, so then the next is microprogramming was introduced during this generation. Microprogramming को use किया गया generation में लाया गया. Okay, then the high level languages were standardized by ANSI, example ANSI, Fortran, ANSI, COBOL, etc. और अब new languages को लाया गया. Firstly क्या था, क्या आ रहा था, Fortran एंड COBOL, लेकिन अब क्या हो गया, ANSI को भी लाया गया, तो वो कुछ न्यू हो गया, एंट्री Fortran एंड एंट्री COBOL, ANSI COBOL हो गया। देन द कैश एंड वर्चुअल मेमोरीज वर इंट्रोड्यूस्ड, ठीक है। कैश मेमोरी और क्या वर्चुअल मेमोरीज को इंट्रोड्यूस किया गया, ठीक है। तो कैश मेमोरी और वर्चुअल मेमोरी क्या होता है आप लोगों को मालूम है। वर्चुअल मेमोरी जो होता है वो किसी भी मेमोरी को बड़ा दिखाने का काम करता है, ठीक है। और कैश मेमोरी क्या करता है, जल्दी जो भी मेमोरी होता है वो फास्टर अपेयर जो होता है ना, उसको कैश मेमोरी बोला जाता है, ठीक है। सबसे मतलब फास्टर तुरंत दिखता है जो, ठीक है। एंड देन कैश एंड ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर आर इंट्रोड्यूस्ड एफिशिएंट शेयरिंग ऑफ कंप्यूटर सिस्टम बाय सेवरल यूजर प्रोग्राम्स। अब ऑपरेटिंग सिस्टम भी इसमें इंट्रोड्यूस किया गया। ऑपरेटिंग सिस्टम आप लोग जानते हैं ना क्या होता है, ऑपरेट, जिससे कंप्यूटर ऑपरेट होता है आज तक,
जिससे कंप्यूटर ऑपरेट होता है वो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। ओके, और ये ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर बिल्कुल एकदम शुरू से लगाया जाता है जब कंप्यूटर बनाया जाता है तब, ठीक है। विंडोज, लाइक विंडोज आप लोग सबको पता है ना, कंप्यूटर में जब सबसे फर्स्टली आप लोग कंप्यूटर ओपन करते हो तो वहां पे आता है विंडोज। तो विंडोज जो है वो एक ऑपरेटिंग सिस्टम, लाइक उसी तरह से ऑपरेटिंग सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया गया। देन माइक्रो प्रोग्रामिंग, पैरेलल प्रोसेसिंग, okay, multi programming, multi processor systems etc were introduced। और ये सब जो माइक्रो प्रोग्रामिंग है, पैरेलल प्रोसेसिंग है, मल्टी प्रोसेस यूजर है, ये सब सिस्टम को इंट्रोड्यूस कराया गया। और ये सब क्या है, पैरेलल प्रोसेसिंग में पाइपलाइनिंग, मल्टी प्रोसेसर यूनिट, मतलब अब जो है अब कंप्यूटर सिर्फ कैलकुलेटिंग नहीं बहुत सारा काम करेगा। मल्टी प्रोसेसर जो है उसमें यूनिट इंस्टॉल किया गया, इन्वेंट किया गया उसमें। ओके, देन द माइक्रो प्रोग्रामिंग, ओके, द एग्जांपल, यहाँ पे एग्जांपल है VAX 750, IBM 360, ICL 1900, System 360, mainframe from IBM, PDP 8 mini computer from Digital Equipment Corporation। इतना सारा इसका एग्जांपल्स है। ओके, देन 14, an integrated circuit is a small electronic device made out of semiconductor material। ठीक है, अब एक इंटीग्रेटेड सर्किट जो कि स्मॉल डिवाइस है उसको बनाया किस चीज से बनाया गया, सेमीकंडक्टर्स मटेरियल से। सेमीकंडक्टर, कंडक्टर का मतलब होता है पास होना, किसी भी चीज को पास होना। तो अभी हम बताए ना कि फर्स्टली वैक्यूम ट्यूब्स को यूज किया गया किस चीज के लिए, इलेक्ट्रिसिटी पास करने के लिए। देन उसकी जगह में क्या यूज किया गया, ट्रांजिस्टर्स, एंड देन उसकी जगह में इंटीग्रेटेड सर्किट्स को यूज किया गया। ओके, सो इंटीग्रेटेड सर्किट्स किस चीज से बना, सेमीकंडक्टर से। ओके, then the fourth generation computer और microprocessor। fourth generation computer को microprocessor भी बोलते हैं, जो कब से कब तक चला, 1972 to 1980 तक। ओके, 1972 से 1980 तक। they use a device called microprocessor instead of ICs। ओके, अब ICs, integrated circuits, उसकी जगह में अब किसको यूज किया गया है, डिवाइस कॉल्ड माइक्रोप्रोसेसर। ओके, दे आर स्मॉलर इन साइज, अब वो और साइज में छोटा हो गया, चीपर एंड फास्टर हो गया और चीपर हो गया, बहुत मतलब कॉस्टली अब उतना नहीं रहा, एक्सपेंसिव नहीं रहा। ओके, देन इजी टू हैंडल, और हैंडल करने में भी इजी हो गया। ठीक है, ऑल प्रेजेंट डेज कंप्यूटर्स अंडर दिस कैटेगरी, और जितना भी अभी का कंप्यूटर है वो इस कैटेगरी में आता है। ओके, माइक्रोप्रोसेसर्स वर इंट्रोड्यूस्ड एज सीपीयूज where complete processor and a large section of main memory would be implemented in single chip। ओके, माइक्रोप्रोसेसर जो है वो किस तरह से इंट्रोड्यूस हुआ, सीपीयू के तौर पे, सीपीयू के जो फेस में माइक्रोप्रोसेसर इंट्रोड्यूस हुआ, और वो जो है छोटे छोटे चिप में इंप्लीमेंट किया जा सकता है। अब देखो कितना छोटा हो गया, अब वो छोटे छोटे चिप्स में भी आ सकता है। ओके, और वो छोटे चिप्स में क्या कर सकते हैं, हम लोग मेमोरी को सेव कर सकते हैं। अभी भी ऐसा होता है ना कि छोटे छोटे चिप्स में हम लोग बहुत सारा मेमोरी, अपना बहुत कुछ इंफॉर्मेशन, पिक्चर्स, डाटा, सब कुछ सेव कर देते हैं। ओके, देन टेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ ट्रांजिस्टर्स कैन बी रिप्लेस्ड अ सिंगल चिप। ओके, अब यहाँ पे दिया है कि टेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ क्या, ट्रांजिस्टर। ट्रांजिस्टर आप लोग को बताया गया अभी क्या है ट्रांजिस्टर, तो हजारों, दसों हजारों चिप्स, वो ट्रांजिस्टर्स है, उनको हटाकर सिर्फ एक चिप यूज हो सकता है। ओके, इतना डेवलप कर गया कंप्यूटर। देन CRT स्क्रीन, लेजर, इंकजेट प्रिंटर्स, स्कैनर्स एक्सेट्रा वे डेवलप। अब क्या क्या डेवलप हुआ, कंप्यूटर के साथ साथ और भी बहुत कुछ डेवलप हो गया, जेट इंकजेट, ओके, स्कैनर्स, ओके, सब ये सब डेवलप हो गया। सेमीकंडक्टर मेमोरी चिप्स वर यूज्ड एज मेन मेमोरी, और जो सेमीकंडक्टर चिप्स था वो अब किस तरह से यूज होने लगा, मेन मेमोरी। अब उसमें मेमोरी, मेन मेमोरीज रखाएगा, या फिर परमानेंट मेमोरीज जो हमेशा मेमोरी सेव हो वैसा मेमोरीज रखाएगा। ठीक है, देन सेकेंडरी मेमोरी वाज कंपोज्ड एज हार्ड डिस्क, फ्लॉपी डिस्क एंड मैग्नेटिक टेप्स वे यूज्ड फॉर बैकअप मेमोरी। ठीक है, अब सेकेंडरी मेमोरी का क्या मतलब हुआ, सेकेंडरी मेमोरी का मतलब होता है जो मेमोरी टेम्पररी हो, जो बाद में उड़ जाए। ठीक है, वैसे मेमोरीज जो है वो क्या, हार्ड डिस्क और फ्लॉपी डिस्क में आने लगे। ओके, एंड जब मैग्नेटिक टेप्स जो थे वो बैकअप मेमोरी के तौर पे यूज होने लगे। बैकअप मेमोरी मतलब वो मेमोरी जो हम लोग को वापस से मिल सके, बैकअप हो सके, वैसे मेमोरीज के लिए किसको यूज करने लगे, ओके, मैग्नेटिक टेप्स को। ओके, देन द पैरेललिज्म, पाइपलाइन, कैश मेमोरी एंड वर्चुअल मेमोरी वे अप्लाइड इन बेटर वे। और जितना भी पाइपलाइंस था एंड
पैरेललिज्म था और कैश मेमोरी था, जो हम लोग अभी सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर में देखते थे, वो जो डेवलप हुआ था वो और बेटर वे में उसको यूज किया गया। ओके, उसको और यूटिलाइज होने लगा, उसको और अच्छी तरीका से यूज किया गया। देन लैंड एंड वैन दे डेवलप, ठीक है, लैंड एंड वैन आप लोगों को मालूम है ना क्या होता है, वो लैंड और वैन डेवलप किया गया। देन इंट्रोड्यूस सी लैंग्वेज एंड यूनिक्स ओएस, ठीक है। अब कौन सा सी लैंग्वेज, एक लैंग्वेज डेवलप हुआ सी लैंग्वेज, उसको यूज किया गया, और यूनिक्स ओएस ऑपरेटिंग सिस्टम, यूनिक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, उसको इंट्रोड्यूस कराया गया, लाया गया। इंट्रोड्यूस ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, और ग्राफिकल यूजर है वो इंटरफेस कराया गया, वो भी एक सॉफ्टवेयर है। देन लेस पावर कंजम्पशन, और अब लेस पावर कंज्यूम होने लगा, जो वो पावर था, जो इलेक्ट्रिसिटी था, अब वो कम कंज्यूम हो रहा है, कम यूज हो रहा है ऐसे कंप्यूटर्स को चलाने में। कौन से कंप्यूटर? फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर्स को चलाने में। ओके, हाई परफॉर्मेंस, लोअर कॉस्ट एंड वेरी कॉम्पैक्ट। ओके, अब परफॉर्मेंस क्या हुआ, बहुत हाई हो गया, और लेसर इन कॉस्ट, उसका कॉस्ट भी बहुत कम हो गया। देन मच इंक्रीज इन स्पीड ऑफ ऑपरेशंस, और जितना भी ऑपरेटिंग हो रहा है, जितना भी काम हो रहा है, वो अब मच इंक्रीज हो गया, बहुत इंक्रीज हो गया स्पीड, उसका जो स्पीड है, उसकी जो तेजी है, वो बहुत अब बढ़ गई है। Then in 1981 में क्या होगा, IBM introduced its first computer for the home users, and in 1984 Apple introduced the Macintosh. Okay, so 1981 में क्या हुआ कि so first computer, personal computer आने लगा। 1981 में ऐसा हुआ कि अब हम लोग जैसे देखते हैं कि बहुत सबके पास अपना एक पर्सनल कंप्यूटर रहता है। ओके, सो पर्सनल कंप्यूटर का कॉन्सेप्ट कहाँ से आया? यहीं से 1981 में। ओके, और 1984 में एप्पल अभी हम लोग कंपनी जानते हो ना, वो एप्पल कंपनी अपना इंट्रोड्यूस किया कंप्यूटर, जो कि था मैग्नेटोस। ओके, देन यहाँ बॉक्स एक देखिएगा आप लोग, यहाँ बॉक्स लिखा है फन फैक्ट में, दिस बॉक्स। ओके, दिस बॉक्स, यहाँ पे लिखा हुआ है एलन ट्यूरिंग इज नॉन एज द फादर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। एलन ट्यूरिंग जो है, उनको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसको अभी एआई बोलते हैं हम लोग, एआई जानते हो ना, एआई, उसका फादर किसे बोला जाता है? इसे एलन ट्यूरिंग को। ओके, सो इसको आप लोग याद रखिएगा। देन द फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर्स 1982 टू प्रेजेंट, 1982 से प्रेजेंट तक जो भी कंप्यूटर चल रहा है, वो कंप्यूटर कौन सा है? फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर्स है। ओके, दे विल बी इंटेलिजेंट लाइक ह्यूमन बीइंग्स एंड विल यूज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फॉर वर्किंग। वो उनका जो कंप्यूटर्स है, फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर्स है, उनका यहाँ पे जितने हैं, वहाँ पे विल लगा हुआ है, विल, WILL, जितने वर्ड्स हैं यहाँ पे आप देखिए, दे विल। ओके, विल का मतलब इन फ्यूचर, और भी फ्यूचर अभी आएगा। ओके, ठीक है, उसके बारे में है, तो वो क्या होंगे? ह्यूमन बीइंग्स के जैसे इंटेलिजेंट होंगे। ओके, और यूज क्या करेंगे? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है उसको यूज करेंगे वर्किंग के लिए, एआई को यूज करेंगे वर्किंग के लिए, ठीक है। Then they will be able to think and take decision like us, और अब ऐसे कंप्यूटर्स आएंगे जो कि सोच सकेंगे और खुद से ही डिसीजंस ले सकेंगे, जिस तरह से हम लोग लेते हैं, ठीक है। They will be used in areas such as robotics, designing, defense, etc. और ये जो कंप्यूटर्स आएंगे, ये कहाँ यूज होंगे? रोबोटिक्स में यूज होंगे, रोबोट्स में यूज होंगे। देन डिजाइनिंग, जो भी डिजाइनिंग होगा, जितने भी तरह का डिजाइनिंग होगा, उसमें यूज होंगे। और डिफेंस में, डिफेंस का मतलब होता है आर्मी में, या फिर जितने भी डिफेंस के ऑपरेशंस और ऑर्गेनाइजेशंस है, उनमें यूज होंगे, जहाँ पे उन्हें डिफेंस के लिए यूज किया जाएगा। लड़ाई, जितने भी लड़ाई होती है, किसी तरह का कोई भी झगड़ा होगा, दैट टाइप ऑफ सिचुएशंस के लिए उसको यूज किया जाएगा। ओके, देन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज लाइक जावा फॉर इंटरनेट प्रोग्रामिंग हैज बीन डेवलप्ड। और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज को डेवलप किया जाएगा, लाइक जावा को डेवलप किया जाएगा, ठीक है, इंटरनेट प्रोग्रामिंग के लिए। देन द पोर्टेबल नोटबुक कंप्यूटर विल बी इंट्रोड्यूस। पोर्टेबल नोटबुक कंप्यूटर्स क्या होते हैं? वो विल भी नहीं, वो है, अभी भी पोर्टेबल नोटबुक्स हैं, ठीक है। पोर्टेबल का मतलब होता है जो कहीं भी ले जा सके, कहीं भी उसको कैरी कर सके इजीली। ओके, सो वैसे कंप्यूटर नोटबुक इंट्रोड्यूस होंगे, है ना हम लोग के पास वैसे कंप्यूटर्स। देन स्टोरेज टेक्नोलॉजी एडवांस, लार्ज मेन मेमोरी एंड डिस्क स्टोरेज वाज अवेलेबल। ओके, लार्ज स्टोरेज टेक्नोलॉजी, लार्ज स्टोरेज, जहाँ पे बहुत ज़्यादा बड़ा स्टोरेज होगा, बहुत ज़्यादा कुछ हम लोग वहाँ पे स्टोर कर सकेंगे, ठीक है।
लार्ज जो उसका मेन मेमोरी होगा वो बहुत लार्ज होगा, ठीक है, बहुत कॉम्प्लेक्स होगा, बहुत ह्यूज होगा। देन इंट्रोड्यूस्ड वर्ल्ड वाइड वेब, और क्या वर्ल्ड वाइड वेब को इंट्रोड्यूस कराया गया। www आप लिखा ना, www आप लोग कुछ सर्च करते हैं तो आता है वर्ल्ड वाइड वेब, ठीक है। एंड अदर एग्जिस्टिंग एप्लीकेशंस लाइक ईमेल, ई-कॉमर्स, वर्चुअल लाइब्रेरीज, क्लासरूम्स, मल्टीमीडिया एप्लीकेशंस एक्सेट्रा। और क्या क्या इंट्रोड्यूस हुए, लाइक ईमेल्स, आप लोग अभी भी जान रहे हो व्हाट इज ईमेल्स, ईमेल्स क्या होते हैं, वो इलेक्ट्रॉनिक मेल। एंड देन वर्चुअल लाइब्रेरीज, वर्चुअल लाइब्रेरीज मतलब जहाँ पे वर्चुअली कंप्यूटर्स या फोन्स के द्वारा हम लोग कोई भी लाइब्रेरीज से बुक्स निकाल के पढ़ सकते हैं। अभी भी हम लोग इंटरनेट में बहुत सारा बुक्स निकाल के पढ़ते हैं। एंड देन क्लासरूम्स, अभी हम लोग जो ये क्लास कर रहे हैं, ऑनलाइन सेशन कर रहे हैं, दीज आर आल्सो वर्चुअल क्लासरूम्स, ओके। Now operating system will develop Windows 95, 98, XP, Linux, etc. अभी हम लोग Windows में भी 11 मोस्ट कॉमनली हम लोग Windows 11 यूज करते हैं, ओके। बट अब क्या Windows आएगा, Windows 95, 98 आएगा, ओके। दैट फ्यूचर, ओके। ऑपरेटिंग सिस्टम है, विंडोज क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम। देन IBM नोटबुक्स, Pentium, CS Pentium 1 2 3 4 ड्यूल कोर, क्वाड कोर, सन वर्कस्टेशंस, Origin 2000, Param 10000, IBM SP2, ये सब कुछ क्या होगा, आएगा, ओके, इंट्रोड्यूस होगा, ओके, इन्वेंट होगा। देन क्लासिफिकेशन ऑफ डिजिटल कंप्यूटर ऑन द बेसिस ऑफ साइज, साइज के बेसिस पे क्लासिफिकेशन, कंप्यूटर कितने भागों में बांटा गया है वो हम लोग देखेंगे। द डिजिटल कंप्यूटर दैट आर अवेलेबल नाउअडेज वैरी इन देयर साइज एंड टाइप्स। हम लोग अभी की जनरेशन में या अभी हम लोग नाउअडेज में जितना भी कंप्यूटर्स देखते हैं वो बहुत सारे अलग अलग साइजेस। मिनी कंप्यूटर्स आर डिजिटल कंप्यूटर जनरली यूज्ड इन मल्टी यूजर सिस्टम। मिनी कंप्यूटर्स जो है वो जनरली बहुत मिनी मल्टी यूजर यूज करते हैं, ठीक है। वो एक इंडिविजुअल कोई इंसान यूज नहीं करता, वो एक पर्सनल कंप्यूटर नहीं होता है मिनी कंप्यूटर्स, वो मल्टी यूजर कंप्यूटर होता है। उसको बहुत सारे लोग मिलकर यूज करते हैं, बहुत सारे कंपनीज में बहुत सारे लोग जो एक साथ मिलकर एक मिनी कंप्यूटर को यूज करते हैं, ठीक है। और उसके पास बहुत हाई प्रोसेसिंग यूनिट्स होते हैं, ठीक है, हाई स्पीड होता है, उसको बहुत ज्यादा हाई स्पीड होता है, और हाई स्टोरेज कैपेसिटी होती है उसकी, बहुत वो स्टोरेज उसका बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। Like mini computer can support 4 to 200 users simultaneously, okay। मिनी कंप्यूटर 2 से 400 यूजर्स को एक साथ वो एक्सेस दे सकता है। लाइक मिनी कंप्यूटर जो माइक्रो कंप्यूटर में सिर्फ एक यूजर्स को यूज कर सकता है, ओके। देन एक मिनी कंप्यूटर में 200 से 400 लोग उसको यूज कर सकते हैं एक टाइम पे, ओके। Then the users can access the mini computer through their PCs or terminals। और इसको किस तरह से यूज किया जाता है, लाइक ये एक कंप्यूटर होता है जिसमें सब लोग एक साथ नहीं यूज करते हैं, वो जितनी PCs होता है, जितना भी डेस्कटॉप कंप्यूटर होता है, जो नॉर्मल कंप्यूटर्स होते हैं कॉमन जो हम लोग देखते हैं, हम लोग यूज करते हैं, वैसा कंप्यूटर के साथ कनेक्ट रहता है, ठीक है, और उसको यूज करते हैं सब, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल डिजिटल अल्फा, सन, अल्ट्रा एक्सेट्रा। लाइक दिस इज अ कंप्यूटर, यहाँ एक कंप्यूटर है, ये मिनी कंप्यूटर है, और इससे बहुत सारे कनेक्टेड रहते हैं, ओके, ऐसे कनेक्टेड है पीसीज, ओके। और इसके क्या क्या एग्जांपल्स है, डिजिटल अल्फा, सन, अल्ट्रा, ओके, ये इसके एग्जांपल्स है कंप्यूटर्स में, ठीक है। देन द नेक्स्ट इज मेन फ्रेम कंप्यूटर। मेन फ्रेम कंप्यूटर्स आर मल्टी यूजर, मल्टी प्रोग्रामिंग, हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटर। ये एक मल्टी यूजर, ये भी एक मल्टी यूजर होता है, ठीक है, इसको बहुत सारे लोग यूज करते हैं। मल्टी प्रोग्रामिंग, बहुत सारा प्रोग्राम एक साथ करता है, ओके। एंड देन हाई परफॉर्मेंस, इसका परफॉर्मेंस जो रहता है वो हाई रहता है। They operate a very high speed, very large storage capacity and can handle the workload of many users, okay। So यहाँ पे है कि they operate a, इसका स्पीड बहुत ज़्यादा हाई रहता है, ठीक है, और इसका स्टोरेज कैपेसिटी बहुत ज़्यादा हाई रहता है, और इसका वर्कलोड, इसमें जितना भी वर्क होता है, बहुत सारा वर्कलोड ये हैंडल कर सकता है, ठीक है। और ये बहुत बड़ा होता है मेन फ्रेम कंप्यूटर, बहुत ज़्यादा इसमें क्या होता है, पावरफुल सिस्टम्स जनरेट किया रहता है, ओके। द कंप्यूटर्स विद लार्ज स्टोरेज कैपेसिटी एंड वेरी हाई स्पीड, बहुत लार्ज कैपेसिटी रहता है, बहुत हाई स्पीड रहता है, जिसमें आर नॉन एज मेन फ्रेम कंप्यूटर्स। कंप्यूटर विद लार्ज स्टोरेज कैपेसिटी एंड वेरी
high speed of processing are known as mainframe computers. This is written in your mainframe computer वाला paragraph में last third line से last third line. Okay, computers with large storage capacity and very high speed of processing are known as mainframe computers. They support a large number of terminals or simultaneous use by a number of users like ATM transactions. They are also used as central host computer in this distributed data processing unit systems. Mainframe computers are used in organizations like banks or companies where many people require frequent access to the same data. ठीक है, इसका मतलब हुआ कि मेन फ्रेम कंप्यूटर्स कैसे कंप्यूटर्स होते हैं जिसमें एक टाइम पे लाइक बहुत सारी कंपनीज में या बहुत सारे कंपनीज हुए या कोई बैंक हुआ, ओके, उसमें बैंक में एक ही टाइम पे एक ही इंफॉर्मेशन एक टाइम पे एक ही इंफॉर्मेशन बहुत सारे लोगों को चाहिए होता है. लाइक आप कई बैंक में गए, ओके, और देखोगे आप कि आपका कोई भी अकाउंट अगर खुला हुआ है तो उसका इंफॉर्मेशन आप किसी भी कंप्यूटर, बैंक में जितने कंप्यूटर है सभी कंप्यूटर्स में मिल जाएंगे. तो वो कैसे होगा? वो मेन फ्रेम कंप्यूटर से होता है. एक कंप्यूटर जो सारे छोटे कंप्यूटर्स को एक्सेस करता है, उसको चलाता है और एक टाइम पे ही सारे लोगों को मैसेज देता है, सारे कंप्यूटर को एक टाइम पे वो डाटा दिखाता है. ठीक है, और लाइक एटीएम्स आप लोग देखे हो, लाइक स्टेट बैंक का एटीएम देखे हो, बहुत जगह स्टेट बैंक का एटीएम है. एटीएम देखे हो ना आप लोग रोड में, तो वो बहुत जगह एटीएम्स है. तो वो क्या है, कहाँ से है? वो सब कुछ स्टेट बैंक से कनेक्टेड है. और स्टेट बैंक में वो सारा मैसेजेस कहाँ से जा रहा है कि आप कितना आपका अकाउंट से आपने पैसा निकाला, इस वाले रोड में ये जो एटीएम है उससे, उस वाले रोड में जो एटीएम है उससे, वो सब मेन फ्रेम कंप्यूटर से होता है. ओके, जितने एटीएम्स है वो मेन फ्रेम कंप्यूटर से कनेक्टेड रहते हैं और मेन फ्रेम कंप्यूटर ही जाकर बैंक में वो इंफॉर्मेशन देता है. ओके, then the next is supercomputer. Supercomputer is the fastest and most expensive machine. बहुत फास्ट और बहुत एक्सपेंसिव, बहुत महंगा मशीन है. They have very high processing and speed compared to other computers. इसके पास अगर कंपैरिजन में, कंपेयर में देखा जाए तो जितने भी कंप्यूटर्स हमने अभी तक देखे उसके मुकाबले सबसे हाई प्रोसेसिंग रहता है, स्पीड रहता है इसका. ठीक है, the speed of a supercomputer is generally measured in flops. ठीक है, हम लोग जो नॉर्मल कंप्यूटर है उसके स्पीड के मुकाबले इसका बहुत स्पीड रहता है. और इसके स्पीड किससे हम लोग नापते हैं? फ्लॉप्स से. FLOPS, फ्लॉप्स का मतलब फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन पर सेकंड. ठीक है, सम ऑफ द फास्टर कंप्यूटर कैन परफॉर्म ट्रिलियन ऑफ कैलकुलेशंस पर सेकंड. ठीक है, कंप्यूटर, एक नॉर्मल कंप्यूटर मिलियंस मतलब हजारों का जो कैलकुलेशन है वो एक मिनट में कर सकता है. बट हम लोग जब एक सुपर कंप्यूटर की बात करते हैं तो सुपर कंप्यूटर ट्रिलियन मतलब अरबों का जो कैलकुलेशन है वो एक सेकंड में कर सकता है. ओके, इतना स्पीड रहता है. देन सुपर कंप्यूटर्स आर यूज्ड फॉर हाई कैलकुलेशन intensive tasks such as weather forecasting, climate research, global warming, molecular research, biological research, and nuclear research and aircraft designs. ओके, सो इसका सुपर कंप्यूटर्स का यूज बहुत मल्टीटास्किंग और बहुत कॉम्प्लेक्स चीजों में किया जाता है, जैसे कि वेदर फोरकास्टिंग, एयरक्राफ्ट्स, ओके, बायोलॉजिकल रिसर्च, साइंटिफिक रिसर्च, इस चीजों के लिए सुपर कंप्यूटर का यूज किया जाता है. ठीक है, लाइक आप जो सैटेलाइट है, सैटेलाइट से हम लोग वेदर फोरकास्ट करते हैं. ठीक है, तो वो आज जैसे पता चलता है कि आज इतनी डिग्री सेल्सियस गर्मी है, आज ये इतना पानी आने वाला है, आज इतना गर्मी रहेगा, ये सब आपको कहाँ से पता चल रहा है? सैटेलाइट से. और सैटेलाइट कैसे मैसेज भेज रहा है? चिट्ठी लिखकर? नो, वो भेज रहा है मैसेज थ्रू सुपर कंप्यूटर. सुपर कंप्यूटर के द्वारा वो मैसेज भेज रहा है. ओके, तो इसका यूज बहुत कॉम्प्लेक्स चीजों में किया जाता है. ओके, दे आर आल्सो यूज्ड इन मेजर यूनिवर्सिटीज, ओके, मिलिट्री एजेंसीज, साइंटिफिक रिसर्च लैबोरेटरीज. साइंटिफिक रिसर्च जो होता है, लैबोरेटरी रहता है, लैब्स रहते हैं, उनमें यूज किया जाता है. ओके, और यहाँ मिलिट्री एजेंसीज, मिलिट्री की जो एजेंसीज है उनमें यूज किया जाता है. सम एग्जांपल ऑफ सुपर कंप्यूटर्स आर IBM रोडरनर, ओके, IBM Blue Gale and Intel Ascal's Red. ओके, Param is a series of supercomputer assembled in India by CDAC. ठीक है, Param एक सुपर कंप्यूटर है जो कि इंडिया में असेंबल है. ठीक है, किसके द्वारा सुपर कंप्यूटर बना हुआ है? वो CDAC. CDAC मतलब सेंट्रल प्रोसेसिंग ऑफ डेवलपमेंट, सेंटर ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कंप्यूटरिंग इन पुणे. पुणे में एक ऑर्गेनाइजेशन है, एक लैब है. ठीक है, एडवांस्ड जिसका नाम है CDAC. ओके,
जो कि सुपर कंप्यूटर इंडिया में असेंबल किया हुआ है, ठीक है, समझे, अंडरस्टैंड और नॉट। इंडिया में एक सुपर कंप्यूटर है जिसको कौन लाया है, पुणे का एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है सीडैक, उन्होंने, ठीक है, याद रखिएगा ये बात। Param Padma is the latest machine in this series और Param Padma PADMA ये जो है लेटेस्ट मशीन है, ये जो सुपर कंप्यूटर का जो सीरीज है उसका सबसे लेटेस्ट मशीन है। ओके, देन द नेक्स्ट टॉपिक इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ कंप्यूटर। कैरेक्टरिस्टिक कंप्यूटर के क्या क्या खूबियां हैं, ठीक है, स्पीड का मतलब तेजी, इट इज कैपेबल ऑफ परफॉर्मिंग कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस क्विकली, ये कोई भी कैलकुलेशंस बहुत क्विकली कर लेता है। देन एक्यूरेसी का मतलब होता है बिना कोई गलती के, कोई गलती नहीं करता है। कंप्यूटर ऑलवेज गिव्स करेक्ट रिजल्ट्स टू द इनपुट्स इट रिसीव्स, ये कंप्यूटर कभी भी कोई गलती नहीं करता, बट एक इसकी कंडीशन है कि आप इसमें जो इनपुट डालोगे वो भी गलत नहीं होना चाहिए। लाइक आप अगर डालोगे 5 + 4 = 5 + 4 तो वो हमेशा 10 दिखाएगा। ओके, जब आप 5 + 5 डालोगे तब भी वो राइट आंसर 10 दिखाएगा। ओके, आप अगर 5 + 4 डालकर और बोलेंगे 10 क्यों नहीं आ रहा है तो वो आएगा, नो, हम लोग को हमेशा करेक्ट इनपुट डालना होगा तभी वो करेक्ट आउटपुट देगा बिना कोई गलती के। ओके, देन डिलीजेंस का मतलब होता है वो लगन, डिलीजेंस का मतलब क्या होता है, लगन। ओके, रिमेंबर दिस वर्ड डिलीजेंस का मतलब होता है लगन। तो अनलाइक ह्यूमंस इट कैन नॉट गेट बोर्ड ऑफ अ रिपीटेटिव वर्क, हम लोग एक ही काम करते करते, ह्यूमन बीइंग्स एक काम करते करते बोर हो जाते हैं। ओके, और उसके बाद उसको अच्छे से नहीं करने लगते हैं। लाइक आप लोग पढ़ते पढ़ते जब थक जाते हो, लाइक आप लोग जब इस वीडियो को देख रहे हो, इतना लंबा वीडियो, आप लोग थक गए। ओके, बट एक कंप्यूटर कभी भी एक ही काम को करते करते कभी बोर नहीं होता है, ठीक है, उसमें बहुत ज्यादा लगन है, कंसंट्रेशन है कंप्यूटर में। ओके, देन द नेक्स्ट इज वर्सैटिलिटी। वर्सैटिलिटी का मतलब होता है बहुत सारे कामों को करना। कंप्यूटर आप लोग जैसे बहुत सारे काम कर सकते हो, लाइक कोई भी पर्सन को आप बोलोगे कि बहुत सारे काम कर ले तो वो कर सकेगा। लाइक उसको आप बोलोगे कि आप पढ़ाओ भी, आप बाहर भी काम करो, आप बाहर में पेंटिंग भी करो, आप टीचर भी बनो, आप लॉयर भी बनो। ओके, सारे काम को करने बोलोगे तो काम करने आएगा उसको, नो, बट कंप्यूटर सारे काम करना जानता है, वो बहुत वर्सटाइल है। ओके, इट इज कैपेबल ऑफ परफॉर्मिंग डिफरेंट टास्क, सो इट इज यूजफुल फॉर वाइड रेंज ऑफ एक्टिविटीज, बहुत सारा वो एक्टिविटीज कर सकता है, ठीक है। देन द नेक्स्ट इज मल्टीटास्किंग, इट कैन परफॉर्म डिफरेंट टास्क एट द सेम टाइम, ठीक है। अब बोलोगे कि मल्टीटास्किंग और वर्सेटाइल में क्या डिफरेंस है। वर्सेटाइल का मतलब भी होता है अलग अलग कामों को करना और मल्टीटास्किंग का मतलब होता है अलग अलग कामों को करना। बट वर्सेटाइल का मतलब होता है कि अलग अलग कामों को करना लेकिन वो कभी भी करे आई डोंट केयर। ओके, बट मल्टीटास्किंग का मतलब होता है कि अलग अलग काम वो एक ही टाइम पर कर रहा है, ठीक है, तब उसको बोलेंगे मल्टीटास्किंग। तो कंप्यूटर मल्टीटास्किंग भी करता है, ठीक है, वो एक टाइम पे सारा कुछ करेगा। लाइक आप उसमें कुछ सॉन्ग लगा दो, ओके, तो वो सॉन्ग भी बज रहा है और उसके साथ साथ उसमें आप गेम भी खेलो कंप्यूटर में, तो सॉन्ग भी आप सुन सकते हो और गेम भी खेल सकते हो, तो वो मल्टीटास्किंग है। ओके, देन द नेक्स्ट इज हाई स्टोरेज, उसमें बहुत सारा कुछ स्टोरेज होता है। इट इज कैपेबल ऑफ स्टोरिंग लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा एंड इंफॉर्मेशन फॉर लेटर पर्पसेस, ये बहुत लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा को अपने अंदर स्टोर कर सकता है बाद के पर्पस के लिए। बाद में अगर आपको कभी काम है तो निकाल कर देगा आपको, वो नेवर फॉरगेट्स, वो कभी भी भूलता नहीं है। ओके, देन द लिमिटेशन ऑफ कंप्यूटर, लिमिटेशन मतलब होती है उसकी क्या क्या लिमिटेशंस हैं, ओके, उसमें क्या क्या खराबियां हैं या उसका क्या क्या माइनस पॉइंट्स हैं, ओके, नेगेटिव पॉइंट्स हैं। इट ऑपरेट्स ओनली ऑन अ सेट ऑफ इंफॉर्मेशन, कंप्यूटर तभी ऑपरेट करता है जब उसको इंफॉर्मेशन इंस्ट्रक्शंस दिया जाएगा। ओके, बिना कोई इंस्ट्रक्शन के, बिना कोई ऑर्डर के वो कुछ काम नहीं करेगा। इट हैज टू बी इंस्ट्रक्टेड रिगार्ड एवरी स्टेप टू बी परफॉर्म, कंप्यूटर को हर एक स्टेप में आपको देना होगा, उसको इंस्ट्रक्ट करना होगा। लाइक अगर आपको कुछ काम बोला जाए कि अभी आप यहाँ से उठो वहां जाओ, ओके, सो आप डायरेक्ट चल जाओगे, उसमें कितना भी वो टर्न आता है, आप अपने घर में, लाइक आप अपने रूम से उठकर आप तक किचन तक जाने का आपको ऑर्डर मिला, ओके, तो आप लोग उठ कर चले जाओगे, बट आपको कोई जरूरत है कि आप यहाँ से खड़े होइए, फिर चलिए एंड देन यहाँ पे टर्न करिए, देन यहाँ से आगे सीधा जाइए, ओके, ऐसा कुछ आपको देने का जरूरत है एक हर एक कदम में, नो, बट कंप्यूटर को हर एक स्टेप में, हर छोटी सी स्टेप में इंस्ट्रक्शन देने का जरूरत होता है। देन इट कैन नॉट टेक डिसीजंस बाय इटसेल्फ एंड मस्ट हैव अ यूजर इनपुट, और ये खुद कोई डिसीजन नहीं ले सकता, कंप्यूटर खुद कुछ डिसीजंस नहीं ले सकता है, इसको कोई इनपुट डालेगा तभी ये डिसीजन लेगा, इसको कुछ बताया जाएगा तभी
तभी ये कुछ करेगा। ओके, ये है इसके लिमिटेशंस। ओके, सो अगर आप लोग ये पूरा अगर वीडियो देख लियो, इतनी लंबी वीडियो, सच अ लॉन्ग वीडियो इट इज, इजंट इट? यस। ओके, सो आपको ये वीडियो देख लियो, होप यू ऑल डोंट गेट बोर्ड। यस, आप लोग बोर हो गए? यू हैव अ डिलीजेंस और नॉट? ओके, hope you all understand this chapter. We will meet soon and study properly. Have a nice day.